किरण जी स्क्रीन आ रहा है आप लोगों की तरफ? नो सर, अभी तक तो नहीं है। नहीं आ रहा? अब आ गया? यस सर। ठीक है जी, आज की क्लास में हमें देखना था कि आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है और गॉसियन लॉ क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं जरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्या डेफिनेशन पढ़ी आपने? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? आप इसको किस तरह डिफाइन करते हैं, कोई बताएगा? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? बताएं शाबाश। अब्दुल्ला बताएं। हेलो। सर किसी भी कोयल में से जब चार्ज गुजरती है। अच्छा, और कोई आइडिया देगा? मामू तौसीफ। The number of electrical lines passing through the surface. नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू सरफेस ऑफ यूनिट एरिया। ठीक है, और कोई? और कोई आइडिया दे सकता है इसके बारे में? अस्सलाम आप बताएं। हेलो। आवाज आ रही है? यस सर। चलें जी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिस्कस करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस फाई। फाई और स्मॉल ई लिखा हुआ है, फाई ई। ये शो कर रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू अ सर्टेन एरिया। और अगर कोई आपके पास सरफेस एरिया है, उसमें से आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करवाना चाह रहे हैं, तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेंगी तो इसका मतलब है कि वहां से फ्लक्स है। फ्लक्स का मतलब क्या है? फ्लो, फ्लो ऑफ समथिंग। तो अगर आपके पास कोई यूनिट एरिया सरफेस है, लेट सपोज ये हमारे पास सरफेस है कोई, इसमें से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। अगर इसमें से फील्ड लाइन ये पास हो सकती है सरफेस से, तो हम कहेंगे यहाँ पे क्या है? आपका फ्लक्स है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आपके पास जो है वो आप देख सकते हैं ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, अगर कोई ये सरफेस है आपका, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अगर यूं पास हो रही है, तो हम कहेंगे यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का फ्लो हो रहा है। अगर फ्लो हो रहा है तो हम कहेंगे ये फ्लक्स है। अगर फ्लो नहीं होगा तो हम कहेंगे फ्लक्स यहाँ पे नहीं है। तो इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रिलेशन मालूम करने के लिए आपके पास डिफरेंट केसेस है। एक सिंपल केस हमने लिया है कि अगर हमारे पास एक यूनिफॉर्म एरिया हो या सरफेस हो, उसमें से फ्लक्स कैसे मालूम करें हम? इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कैसे मालूम करें उस सरफेस में से जो कि यूनिफॉर्म हो, स्ट्रेट हो, और ये टेढ़ा सेढ़ा ना हो, इस तरह का ना हो कि आप तो उसमें जिसको आप कह सकते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म ना हो। ऐसा सरफेस है जो बिल्कुल यूनिफॉर्म है, बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल सीधा है, उसमें से हम देखना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे होगा। तो उसके लिए हमने देखा कि आपने जब एफएससी में आपने पढ़ा होगा तो आपने कहा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज जस्ट वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द टू फिजिकल क्वांटिटीज। एक था इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा था एरिया। तो जो आपके पास डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स के दरमियान, आपने कहा था कि डॉट प्रोडक्ट इज ई डॉट ए विच इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
और जब आपने इसको रिमूव किया डॉट को, तो आपने कहा कि ये बराबर हो जाएगा ई ए इंटू कॉस थीटा। ये कैसे आता है ये तो आपको आप पता ही है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उसको जब आप सॉल्व करते हैं इस रिलेशन को, तो आपके पास आ जाएगा ई ए कॉस थीटा। ई इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको कर्सर दिखाई दे रहा है आपको? आपको मेरा कर्सर नजर आ रहा है? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, तो आपके पास आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया इनटू कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पे से जब आपने एफएससी में थे तो आपने पढ़ा था कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं और उनका डॉट प्रोडक्ट मालूम करना है, तो आपने कहा था ए डॉट बी, ऐसे दो वेक्टर्स को आपने कहा था कि वो बराबर होता है ए बी कॉस थीटा के। और ये रिलेशन कैसे आता है ए बी कॉस थीटा? तो आपने उस वक्त आपको टीचर ने बताया होगा कि इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर एंड प्रोजेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर अलॉन्ग द फर्स्ट वेक्टर। याद है आपको? इस तरह की कोई बात आपके टीचर ने आपको बताई थी कि जो पहला वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड रखें, ब्रैकेट में लिखें मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द सेकंड वेक्टर अलॉन्ग द फर्स्ट वेक्टर। तो यहाँ पे जो प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन कैसे मालूम करेंगे? प्रोजेक्शन किसका? दूसरे वेक्टर का। दूसरा वेक्टर कौन सा हमारे पास है? ए है। तो ए का प्रोजेक्शन आप बना रहे हैं पहले वेक्टर के ऊपर, और पहला वेक्टर कौन सा था? कौन सा है? बल्कि वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो प्रोजेक्शन हम बना रहे हैं ए वेक्टर का पहले वेक्टर के ऊपर। तो आपको क्या करना है, दूसरे वेक्टर जो दूसरा वेक्टर आपके पास मौजूद था उससे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करनी है पहले वेक्टर के ऊपर। तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की है और जहाँ पे ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है पहले वेक्टर को, तो वहां से लेकर इस शुरू वाले पॉइंट तक यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो साइड होगी ये बन जाएगी प्रोजेक्शन ऑफ द फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर अलॉन्ग द फर्स्ट वेक्टर। तो ये प्रोजेक्शन मालूम करने के लिए आप यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और ये जो प्रोजेक्शन है इस ट्राइंगल का बन रहा है बेस, ये इसका हिपोटेन्यूज है जो कि ए है। तो बेस मालूम करने के लिए आप यूज करते हैं कॉस रेशियो, और आप जानते हैं कॉस बराबर होता है बेस अपॉन हिपोटेन्यूज। तो ये जो प्रोजेक्शन है ये बराबर हो जाएगा हिपोटेन्यूज इनटू कॉस थीटा, क्योंकि बेस इज ऑलवेज इक्वल टू हिपोटेन्यूज इनटू कॉस थीटा। तो आपने इस प्रोजेक्शन की जगह पर आपने रखा प्रोजेक्शन की जगह पे आपने रखा है कि यहाँ पे आपके पास जो ए कॉस थीटा है इट इज द प्रोजेक्शन। तो आपने ये वजह रखी तो आपके पास आ जाएगा ई ए कॉस थीटा। ये इक्वेशन 2 आपके पास बन गया। तो ये बिल्कुल सिंपल था कि यूनिफॉर्म एरिया थी आपके पास और उसमें से आपने फ्लक्स मालूम किया, ये बिल्कुल आसान था। पर अगर हमारे पास कोई ऐसा सरफेस हो जो कि नॉन यूनिफॉर्म हो, जिस तरह ये हमारे पास है नॉन यूनिफॉर्म सरफेस, अगर कोई ऐसा सरफेस है और इसमें से हम चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करें, तो कैसे मालूम करेंगे? तो फिर आपने क्या करना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स के दरमियान है। एक वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा वेक्टर हमारे पास क्या है? एरिया है। और अगर दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं तो आपको याद होगा हमने क्लास में डिस्कस भी किया था कि वेक्टर क्वांटिटी जो होती है उसकी डायरेक्शन एक होती है, और एक डायरेक्शन तब होती है जब वो यूनिफॉर्म हो, बिल्कुल एरिया के हिसाब से अगर हम बात करना चाहें। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप कोई सरफेस है और उसकी एरिया की आप डायरेक्शन मालूम करना चाहते हैं, तो आपने क्या करना था, वहां पे एक नॉर्मल लाइन ड्रा करनी थी सरफेस के ऊपर और वो नॉर्मल लाइन जो था वो बता रहा था डायरेक्शन ऑफ द एरिया ऑफ द सरफेस। पर यहाँ पे क्योंकि आपका सरफेस जो है वो बिल्कुल नॉन यूनिफॉर्म है, उसका हर एक पीस हर एक टुकड़ा उसकी डायरेक्शन अलग है, तो हम क्या करेंगे, उस सरफेस के अपने स्मॉल पीसीस करेंगे और जो इसके स्मॉल पीसीस होंगे उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल ए के साथ। डेल A1, डेल A2, डेल A3, इस तरह के जो आपके पास पूरा सरफेस था उसके आपने स्मॉल पीसीस कर लिए और हर एक पीस में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजर रही थी उनका आपने फ्लक्स मालूम करना है। क्योंकि एरिया बहुत कम है तो वहां पे फ्लक्स भी बहुत कम होगा। तो फिर आप कहेंगे कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द नॉन यूनिफॉर्म सरफेस will be equal to the small electric field from surface 1, small electric field flux from surface 2, इस तरह small electric flux from surface n जो सरफेस होगा। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आप फार्मूला यूज करें
तो फार्मूले के हिसाब से ई डॉट डेल A1 हो जाएगा, E2 डॉट A2 हो जाएगा, और इस तरह से आपके पास EN डेल ई प्लस EN हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सॉरी ये प्लस नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा एरिया AN। ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे मेरा कर्सर, तो यहाँ पे जो EN डेल AN होगा, यहाँ पे प्लस नहीं है, ये मिस्टेक है। ठीक है, तो जरा ठीक कर लीजिएगा। तो आपके पास प्लस फ्रॉम सरफेस 1 आ जाएगा, प्लस फ्रॉम सरफेस 2, प्लस फ्रॉम सरफेस 3, इस तरह प्लस फ्रॉम सरफेस n तक। ये जो सारे छोटे छोटे फ्लक्सेस आ रहे हैं ना इस पूरे सरफेस में, इन सबको आप सम कर रहे हैं, इन सबको सम करेंगे आपको क्या मिलेगा, टोटल फ्लक्स मिलेगा ड्यू टू फ्रॉम द नॉन यूनिफॉर्म सरफेस। तो इसको आप सम कर रहे हैं, और जब सम करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये पेजेस आगे पीछे हो गए लगता है आपके स्कैन करते हुए मुझसे, ये जरा देख लीजिएगा आप। तो ये आपका सेकंड पेज है, ये पहला पेज नीचे था, वो ये सेकंड पेज जिसमें हमने कहा फ्लक्स विल बी इक्वल टू सम ऑफ, आपको याद है कि हमने समेशन यूज किया था, I इज इक्वल टू 1 to n, I इज इक्वल टू 1 to n। आप सम करें किसका, डॉट प्रोडक्ट ऑफ EI डॉट डेल AI, यानी जितने भी एरिया के टुकड़े हैं वो 1 से लेकर n तक जाएंगे, और जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी वो 1 से लेकर n तक जाएगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर रख सकते हैं इस समेशन से, और समेशन सिर्फ और सिर्फ अप्लाई होगा डेल AI पे। तो अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालें तो आपके पास आ जाएगा EI डेल AI और cos थीटा और I। थीटा I भी बता रहा है कि आपके पास जो एंगल बन रहे हैं वो हर पीस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के दरमियान जो एंगल्स बनेंगे वो डिफरेंट बनेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे हर पीस के लिए आपने एरिया जो एंगल बनेगा वो आपने अलग रखना है, +1 के लिए, +2 के लिए, +3 के लिए, जो भी उस वक्त एरिया आपको जो प्रॉब्लम की कंडीशन के हिसाब से आपको डेटा गिवन होगा उसके हिसाब से आपने इसको सॉल्व करना है। तो ये हमने कहा था कि आपके पास जो सिस्टम है डिस्क्रीट सिस्टम के लिए आप ये यूज कर सकते हैं। पर अगर आपके पास कंटिन्यूस सिस्टम हो तो कंटिन्यूस सिस्टम हम जानते हैं कि जो नंबर ऑफ पीसेस हो जाएंगे वो इनफाइनाइट हो जाएंगे, और नंबर ऑफ पीसेस अगर इनफाइनाइट हो रहे हैं तो उस वक्त जो डेल ए है वो अप्रोच करेगा किसको, 0 को। जब डेल ए बहुत छोटा हो जाए तो उसको हम कहते हैं DA, याद है ना आपको। और जब नंबर ऑफ टर्म्स बहुत ज़्यादा, सॉरी नंबर ऑफ पीसेस बहुत ज़्यादा हो जाए तो उस वक्त जब सम करेंगे तो आपका सिस्टम कंटिन्यूस हो जाएगा। और कंटिन्यूस सिस्टम के लिए आप यूज़ करते हैं समेशन के लिए इंटीग्रेशन। तो आप इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है छोटा s, यानी इंटीग्रेशन फॉर होल सरफेस। तो पूरे सरफेस के लिए आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, और आपके पास आ जाएगा E डॉट DA, ये आपके पास बन जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रिलेशन फॉर कंटिन्यूस सिस्टम। तो इक्वेशन 3 आपके पास आ रहा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर द डिस्क्रीट सिस्टम, और ये आपके पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू कंटिन्यूस सिस्टम। पानी पिलाएंगे बस, हाँ जी, क्या ठंडे होने से पहले आ जाएगी। चलें जी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आपके पास है वो आपके पास आ जाएगा दो रिलेशन, एक डिस्क्रीट सिस्टम के लिए और एक कंटिन्यूस सिस्टम के लिए। तो यहाँ पे आप देखें, अगर आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं गॉसेस लॉ की तरफ। कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी को यहाँ पे? कोई ऐसी चीज जो आपको ना समझ आई आप पूछ सकते हैं, मैं रिपीट कर लूंगा उसको। अब्दुल्ला, हाँ सर सही है। कोई क्वेश्चन तो नहीं है? सही है, कुछ समझ आया या सिर्फ ऐसे ही आपने सुन लिया और बस बात खत्म? सिर्फ सुनना नहीं है, समझना है। सर ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट आ दें फिर से। अच्छा, तो मैं कहा था कि अगर आपका डिस्क्रीट सिस्टम हो तो उसके लिए आप समेशन यूज करते हैं मल्टीपल चीज़ों को सम करने के लिए। पर अगर आपके पास कोई सिस्टम कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस सिस्टम के लिए आप समेशन के लिए इंटीग्रेशन यूज करते हैं, और डेल की जगह आप डी यूज करते हैं जब आप कहीं पे चेंज हो। अगर आप शुरू की क्लासेस में थे तो आपको ये कुछ आइडिया होगा कि हमने जो मैथमेटिकल जो कुछ साइंस थे उनकी हमने यूज करने की वजह हमने डिस्कस की थी क्लास में। यस सर।
तो हम ये कह रहे हैं कि सिस्टम कंटिन्यूस कब बनेगा? सिस्टम कंटिन्यूस तब बनेगा जब आपके पास इसके नंबर ऑफ पीसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए। अगर इस चीज़ के नंबर ऑफ पीसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि आपके पास जो इसकी जो एरिया है वो बहुत स्मॉल हो जाएगी। ठीक है, जैसे अभी आपके पास 100 पीसेज हैं तो उनकी एरिया आप बता सकते हैं इसकी एरिया इतनी होगी। पर अगर आपके पास बहुत इनफाइनाइट पीसेज आप कर दें इस जो आपके पास सरफेस का, तो उस वक्त जो इसकी एरिया है वो बहुत कम हो जाएगी। और अगर एरिया बहुत कम हो जाए तो आप उन पीसेस के दरमियान बाउंड्रीज नहीं बता सकते कि कौन सा हिस्सा कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पे खत्म हुआ। अभी तो आप बता सकते हैं ना कि ये हिस्सा यहाँ से शुरू हुआ यहाँ पे खत्म होगा, ठीक है, और ये हिस्सा यहाँ से शुरू हुआ यहाँ पे खत्म हो गया। तो आप उनकी बाउंड्रीज देख के आप बता सकते हैं कि कौन सा हिस्सा कहाँ से शुरू हुआ कहाँ पे खत्म हुआ। यानी आप ऐसा कह सकते हैं, आप इनको इजीली काउंट कर सकते हैं। जो चीज़ें काउंटेबल होती हैं उनको आप कहते हैं कि ये हमारे पास क्या डिस्क्रीट है। पर ऐसी चीज़ें जो काउंटेबल ना हो, आप काउंट ना कर सकें, तो उस वक्त आप कहते हैं कि ये सिस्टम जो कंटिन्यूस है। जिस तरह हमने एग्जाम्पल दिया था, जो आपके पास रेनबो है, जो सनलाइट का जो रेनबो है उसमें जो कलर्स हैं उनको आप काउंट नहीं कर सकते, कौन सा कलर कहाँ से शुरू हुआ कहाँ पे खत्म हुआ, आप उनकी बाउंड्रीज नहीं बता सकते थे। तो अगर कोई ऐसा सिस्टम हो जिसकी बाउंड्रीज आप नहीं बता सकते तो हम कहते हैं ये आपका सिस्टम जो वो कंटिन्यूस है। और ऐसे सिस्टम के अगर स्मॉल पीसीज हो तो उनको आप ऐड करने के लिए आप यूज करते हैं इंटीग्रेशन। तो सिर्फ यहाँ से समेशन को हटा के आपने इंटीग्रेशन यूज किया और इस डेल को हटा के आपने यहाँ पे डी यूज किया, बाकी सेम टू सेम प्रोसेस, फिजिक्स, मैथमेटिक्स बिल्कुल सेम है। पर आपके पास अब सिस्टम कंटिन्यूस हो गया तो आपने यहाँ पे इसको इंटीग्रेशन और डीए के हिसाब से आपने इसको आगे सॉल्व करना है। अगर अगेन इसका डॉट सही। यहाँ पे हटाएंगे तो डॉट हटाएंगे तो यहाँ पे अगेन आपके पास क्या आ जाएगा, कास्ट थीटा आ जाएगा। बिल्कुल सेम प्रोसेस है, कोई नई चीज नहीं है। पर कंटिन्यूस सिस्टम के लिए हमने थोड़ी सी मैथमेटिकल जो ट्रीटमेंट है वो हमने चेंज कर दिया है। बात समझ आ गई मानो? यस सर, अभी समझ आ गया। अच्छा, कंटिन्यूस सिस्टम के लिए आपने ऐसा करना है। और किसी को कोई क्वेश्चन है इसके रिलेटेड? कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है किसी को? कोई क्वेश्चन नहीं है किसी को? आगे बढ़े फिर। सर अगर Yes, शुरू के sir. डायग्राम का थोड़ा समझाए। अच्छा, जो यूनिफॉर्म सरफेस का ये वाला, यस सर, पहला वाला, इसमें एंगल कैसे बने? ये जो आपके पास एरिया है, हमने कहा था शुरू की क्लास में, आपको याद हो कि अगर आपके पास कोई सरफेस है तो उस सरफेस की एरिया की डायरेक्शन कैसे मालूम करेंगे आप? तो आपने कहा था उस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे, तो परपेंडिकुलर लाइन जो है उसकी डायरेक्शन बताएगी किसी सरफेस की एरिया की। याद है? अब क्योंकि सरफेस आपका यूं टेढ़ा पड़ा हुआ है ना, इस तरह से पड़ा हुआ है, ये मोबाइल देखें आप, तो उसकी एरिया की डायरेक्शन ऐसे होगी यूं। मेरे फिंगर देखें और सरफेस देखें, तो ये सरफेस आपका जो है वो इस तरह टेढ़ा पड़ा हुआ है और टेढ़े सरफेस की जो एरिया की डायरेक्शन है वो इस तरह है, ये नॉर्मल लाइन, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ से बिल्कुल सीधा आ रही है, इस तरफ से बिल्कुल हॉरिजॉन्टली आ रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है, सही है। और इनके यस सर, दरमियान थैंक जो यू है वो सर। बात पड़ा है। अब ये एंगल आपका 90 हो जाएगा। ये सरफेस है, इसकी एरिया की डायरेक्शन जो है वो यूं है, तो आपके पास जो है क्या बनेगा यहाँ पे, एंगल 90। एंगल 90 का cos 90 क्या होता है? cos 90 जीरो होता है। तो अगर cos 90 आपका जीरो आ रहा है तो इसका मतलब है कि क्या फ्लक्स आपका जीरो होगा। क्यों? क्यों? अगर ये सरफेस है और आपकी फील्ड लाइन ऐसे यूं आ रही है तो इस सरफेस में फील्ड लाइन पास नहीं हो रही है क्योंकि इसकी एरिया ऊपर की तरफ है। तो अगर फील्ड लाइन पास नहीं हो रही तो फिजिकली भी फील्ड लाइन पास नहीं हो रही तो फ्लक्स आपका क्या होगा? जीरो होगा। अगर फील्ड लाइन पास यस होती तो फ्लक्स होता ना, तो मैथमेटिकली भी आपका जो फ्लक्स है वो जीरो होगा क्योंकि cos 90 जीरो आ जाएगा। पर अगर मैं ये कहूँ कि आपका ये सरफेस कुछ ऐसे है, यूं है, इस सरफेस की एरिया की डायरेक्शन इस तरफ आगे की तरफ है और इसकी फील्ड जो यहाँ से पास हो रही है वो उसकी डायरेक्शन इस तरफ है। मेरे फिंगर पे फील्ड है, फील्ड की डायरेक्शन भी इस तरफ है यूं और एरिया की डायरेक्शन इसी तरफ है, आपकी तरफ।
तो यहाँ से तो सारी की सारी फील्ड लाइन्स हैं इस सरफेस में से पास हो जाएगी। तो यानी एरिया और फील्ड दोनों पैरेलल हैं, दोनों पैरेलल हो गए मीन्स उन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो क्या बन रहा है सर जीरो, एंगल जीरो बन रहा है। तो मैथमेटिकली आप देखेंगे कि अगर एंगल जीरो बन रहा है तो कास जीरो आपके पास होता है 1 और कास जीरो की वैल्यू हमारे पास क्या होती है मैक्सिमम होती है 1। तो इसका मतलब है कि फ्लक्स आपका मैक्सिमम होगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों पैरेलल हो। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो उस वक्त आपका फ्लक्स मैक्सिमम। अगर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर आ रहे हैं ऐसे तो उस वक्त आपके पास फ्लक्स जो है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ इसलिए कि आपके पास एरिया की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों की 90 आ रही है और फिजिकली भी और मैथमेटिकली भी आप देखेंगे कि आपके पास रिजल्ट जो है वो जीरो आ जाएगा अगर परपेंडिकुलर है तो। ठीक है, यस सर। अच्छा नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोशिश करें कि आपको मैं डायरेक्ट बोर्ड पे ले जाऊं। ठीक है, तो आप डायरेक्ट बोर्ड से आप देख सकते हैं ताकि आप